चलिए हम लोग पढ़ाई करेंगे महाजनपद काल। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि महाजनपद काल से क्या क्या सवाल बनता है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। जनरली हम लोग यदि टाइम की यदि बात करें तो महाजनपद काल को हम लोग 6ठी शताब्दी BC मान सकते हैं। ये पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध की शुरुआत कब हुई, 6ठी शताब्दी BC में, यही तो माना जाता है। क्योंकि 500 महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 BC में, तो उसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं। तो महाजनपद काल की भी शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग मानते हैं। क्लियर है। यदि हम उस समय की यदि बात करें, और ये सब कहानी मैं बता दे रहा हूँ कि वैदिक काल के बाद है। वैदिक काल का यदि टाइम जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वैदिक कल्चर का जो समय है वो कब से कब है, 1500 से 600 BC। तो 600 के बाद क्या हो गया, महाजनपद शुरू होता है। महाजनपद में हम लोग दो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। एक हमारा बौद्ध था, बौद्ध धर्म, दूसरा हमारा क्या था, तो जैन धर्म। अब हम लोग महाजनपद में देखते हैं क्या क्या मेन, हालांकि बहुत सारे मैटर हैं लेकिन फोकस उसी पे करेंगे जो पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि महाजनपद के समय अपना जो भारत था कितने भागों में बटा हुआ था। तो अपना भारत जो बटा हुआ था उस समय 16 भागों में बटा हुआ था, और 16 के 16 को हम लोग कहते थे महाजनपद। अब सवाल है ये महाजनपद शब्द किससे निकला है, तो वैदिक काल में ही आया है ये शब्द महाजनपद। इसको दो भाग में तोड़ो, महा और जनपद। जन का मतलब होता है जनता, जैसे एक बेटा एक लोग होता है, शादी हुआ, परिवार बढ़े, एक क्या बन गया, परिवार, फिर बना कुल, फिर क्या बन जाएगा, एक मोहल्ला, मोहल्ला के बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो वैसे ही उस समय आम जनता का सबसे बड़ा जो एरिया हो, जैसे आज के डेट में सबसे पावरफुल क्या चीज़ है इंडिया में, भारत। अरे भाई, भारत से बड़ा अपने देश में कुछ है। तो वैसे ही उस समय सबसे बड़ा जो था वर्ड वह क्या था, महाजनपद। इसके नीचे जनपद हो गया, फिर जन हो गया, ये सब के सब हम लोग वैदिक कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी। आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार क्या होता है, कैपिटल पूछ दिया जाता है, लेकिन सभी का कैपिटल जरूरी नहीं है, ठीक है, जहाँ जो मुझे लगेगा सही। अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि महाजनपद का विस्तार उस समय कहाँ से कहाँ तक था। तो यदि हम नॉर्थ की दोस्तों यदि बात करें तो नॉर्थ में मुख्य रूप से आज का हमारा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, या हम लोग क्या कहेंगे नेपाल, या हम लोग क्या कह देंगे भूटान। तो नॉर्थ में जो अपना महाजनपद का फैलाव था आज के डेट में, जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान। नीचे की यदि हम लोग बात करें तो नीचे कंप्लीटली जो भारत के नक्शे में है, हालांकि श्रीलंका का भी कुछ ना कुछ पार्ट आया करता था, लेकिन यदि पूछा जाए, सबसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की या महाजनपद काल में साउथ इंडिया में कितने महाजनपद थे, मात्र एक थे। साउथ इंडिया में एक ही महाजनपद थे, जिस महाजनपद का नाम क्या था, असमक। आज के डेट में असमक की बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है। ये चारों ओर उधर क्या किया करता था, टैकल किया करता था। कई बार मैं देखा हूं इसका क्वेश्चन आ रखा है कि इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी कई बार, ठीक है, पैठान भी आता है, कई बार पोटली भी आता है, कई बार पाटली भी आता है। तो कंफ्यूजन मत करना। यदि पूछा जाए साउथ इंडिया में कितने महाजनपद थे, तो आप क्या कहेंगे, एक थे, और काफी पावरफुल थे। 2 हो गया। अब इधर की बेटा हम आज के डेट में यदि बात करें तो प्रॉपर रूप से महाजनपद का जो विस्तार था आज के डेट में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बिहार। और इस साइड यदि हम आते हैं तो इस साइड पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, पाकिस्तान, और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो अफगानिस्तान।
देखो कुछ आपको ये चीज मालूम चल रहा है, जैसे हम लोग और नॉर्मल क्लास में हम लोग पढ़ाई किए थे हड़प्पा काल, लगभग हड़प्पा के स्टाइल में स्ट्रक्चर, तो ईस्टर्न विस्तार बिहार। लेकिन इस महाजनपद का पूछा जाए सबसे बड़ा पावर सेंटर कौन सा था, तो सबसे बड़ा पावर सेंटर बिहार में था, और बिहार में एक महाजनपद था। हालांकि बिहार में 3 महाजनपद, एक मगध, दूसरा अंग और तीसरा बज्जी। मगध की राजधानी राजगृह, अंग की राजधानी चंपा और बज्जी का वैशाली। बज्जी में पढ़ा चुका हूं, कहां पे, बौद्ध वाले क्लास में। तो ऐसे कई सवाल पूछ दिए आपसे जाते हैं, सिंपल सी बात। ये तो हो गया यहाँ पे। इसके बाद कई बार एक पूछा जाता है कि मत्स्य महाजनपद कहाँ था। तो मत्स्य महाजनपद की यदि हम लोग बात करें तो कई बार रैंडमली क्वेश्चन उठा के दे देता है राजस्थान, ऐसे ही दे देगा आपको उज्जैन महाजनपद। उज्जैन तो आप लोग जानते ही हैं, फेमस प्लेस है, ठीक है। उज्जैन कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऐसे दे देगा पांचाल महाजनपद। अरे भाई महाभारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो द्रौपदी कहाँ की थी, कहा था द्रौपदी पांचाली राजकुमारी थी, तो हरियाणा हो जाएगा। जब हम जाएंगे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तो 2 महाजनपद यहाँ भी देखने को मिलता है। एक कंबोज, जो कंबोज महाजनपद है वह पूर्ण रूप से कहाँ है भाई, तो अफगानिस्तान में। और गांधार जो, हालांकि देखिए यहाँ पे गांधार होना था, जो गांधार जो है जिसकी राजधानी तक्षशिला है, जो बाद में हम लोग मौर्य डायनेस्टी में पढ़ेंगे। तो ये कुछ महाजनपद प्रॉपर प्लेस, और आप लोग इसका जो है ना कैपिटल देख लीजिएगा किसका क्या है। 2 4 5 इसका तो मैं बता ही दिया हूँ, तक्षशिला बता ही दिया हूँ, उज्जैन का मुख्य रूप से आप देख लीजिएगा, बज्जी का बता दिया हूँ, मगध का बता दिया हूँ, अंग का बता ही दिया हूँ। ये तो हो गया मेन रूप से महाजनपद। लेकिन हम लोग पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ जब महाजनपद पढ़ते हैं तो किस महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, मगध महाजनपद। अब सवाल यह बनता है कि जो मगध महाजनपद है भाई, आखिर मगध के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी कहानी है, इसे समझना जरूरी है। अब उस समय यदि देखा जाए, उस समय तो ऐसा तो नहीं हथियार और वेपन्स रहते होंगे, उस समय लड़ाई झगड़े का मेन कारण क्या होता, मेन जो होता होगा लाठी, डंडे, ढेपे, पत्थर होते होंगे। यहाँ में जनरली यह माना जाता है, वैदिक कल्चर में कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है कि भारत में पहली बार, ध्यान रखिएगा, लोहे के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो भारत में पहली बार लोहे के जो प्रमाण मिले हैं आज के डेट में बिहार, मगध महाजनपद से मिले थे। लेकिन कब मिला था पहली बार लोहे के प्रमाण, तो 1000 BC में सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चीजों को समझो, मगध क्यों ताकतवर था, मगध बिहार का। अब बिहार से कौन सी नदी बहती है भाई, मेन नदी गंगा, तो गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में है, क्लियर है। तो यहाँ खेती क्या होगा, भरपूर। जहाँ खेती की संभावना होगी आबादी भी वहाँ क्या होगा, ज्यादा हो। तभी तो अपना अभी भी देखा जाए तो साउथ इंडिया के तुलना में नॉर्थ इंडिया में आबादी क्या है, ज्यादा है। रीजन 2 आ गया रीजन। तीसरा, पहली बार लोहे कहाँ मिले हैं, मगध में, और मगध में ही उड़ीसा वगैरह उस समय शामिल था। तो उड़ीसा से बड़े पैमाने पे हाथी आ जाएंगे, तो लड़ाई करने के लिए हाथी, और लड़ाई लड़ने के लिए लोहे, जो छड़ी था, लकड़ी का था, वो खत्म हो गया। अब मान लीजिए सैनिक लड़ाई करेगा तो अपना क्या बना लेगा, एक कवर कर लेगा, तलवार होगा लोहे का। खेती बाड़ी भी तेज गति से होने लगेंगे, और जगह लकड़ी से भाई मिट्टी को लूज किया जा रहा है, यहाँ क्या है, हल बैल आना शुरू हो गया। तो ये एरिया देखते ही देखते क्या हो गया, अपने आप डेवलपमेंट हो गया। और सबसे प्लस पॉइंट है, आपके पास एक कहावत नहीं है, अरे भाई धन किसी को दे दे, भगवान बुद्धि ना दे तो उस धन का कोई यूज होगा, कोई यूज नहीं होगा।
प्लस पॉइंट क्या था, मगध को मगध बनाने में या मगध को सभी का सेंटर पॉइंट बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा यहाँ के राजा का। यह माना जाता है मगध की पहली जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, राजगीर। इसको हम लोग गिरि ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इसे सप्तपर्णी गुफा भी कहते हैं, कई ऐसे, इसे राजगीर को राजगृह भी कह देते हैं। तो कभी कंफ्यूजन मत करना, दो चार वर्ड और भी होंगे तो टेंशन इसमें लेने की बात नहीं है। लेकिन इतिहास यह कहता है जो पहला राजा हुआ है मगध पर वह हुआ है बृहदत्त। ध्यान रखना, बृहदत्त दो हुए हैं, एक मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम राजा जो हुआ है वह भी हुआ है बृहदत्त, और एक मगध का। लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त, लेकिन श्रीगुप्त का मेन कोई रोल नहीं रहा। वैसे बृहदत्त का यहाँ है, बृहदत्त का कोई खास रोल नहीं रहा है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन बृहदत्त के बाद देखने को मिला इस मगध पर राज करने के लिए एक वंश आ चुका है, एक डायनेस्टी आ चुका है जिसका नाम क्या है, हर्यका वंश, हर्यका डायनेस्टी। इसके कार्यकाल की यदि हम लोग बात करें तो कार्यकाल इसका डेट है, इसलिए थोड़ा सा संभल करके, इसका जो कार्यकाल है, हम लोग बीसी में ही चल रहे हैं, इसका कार्यकाल 544 से लेकर 413 बीसी, ईस्वी नहीं करना है, बीसी तक चला। क्लियर है। इसमें 3 प्रमुख राजा आए, कितने आए हमें कोई मतलब नहीं है। अब 3 प्रमुख जो राजा आए हैं वो कौन कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। बोलो मत, जब पूछूंगा तो फिर आपके पास जवाब होगा नहीं, दिक्कत तो यही है। हम लोग पढ़ रहे हैं मगध, तो मगध जो महाजनपदा था पावरफुल कैसे हुआ, ये मैं कुछ कंडीशन बता दिया हूँ। और इस पर राज करने वाले पहले वंश कौन आए, इसका टाइम क्या था, 544 से 413 बीसी। इस यहाँ पर राज करने वाले 3 महत्वपूर्ण शासक आते हैं। और ये पूछा जाता है कि हर्यक वंश का फाउंडर, संस्थापक कौन होता है, तो संस्थापक जो होता है उसका नाम होता है बिंबिसार। बिंबिसार अत्यधिक बुद्धिमान। ये जो है एक तरह से साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करने लगा। अब मगध में 2 महाजनपदा, एक तो खुद मगध और 2 और एक्स्ट्रा था, एक अंग, दूसरा बज्जी। मगध से बिल्कुल सटा हुआ था अंग, अंग को एक झटके में लड़ाई किया, भाई इसके पास था हथियार। अब उधर से एक और से आ रहा है लड़ाई करने, दूसरे ओर से ये जा रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, जीतेगा कौन, बिंबिसार। तो बिंबिसार जहां लड़ाई करने का था, लग रहा था कि लड़ाई जीत जाएंगे, वहां से लड़ाई किया। जहां से दोस्ताना रिश्ता था दोस्ताना रिश्ता किया। जहां से शादी विवाह हो रहा है 3 4 10 शादियां भी कर ली। अब मान लो शादी कर लेगा तो बटेऊ हो गया वो, तो बटेऊ को दान संपत्ति तो दोगे। तो ये कहीं ना कहीं इसकी चालाकी थी। अब इसके बाद ये जो राजधानी जो बनाया था, यह मैं आपको अभी बताया हूं, यह राजधानी कहां बनाया है, राजगीर। राजगीर का देखोगे तो ये 3 और पहाड़ी से घिरा हुआ है। राजगीर मान लो ये कोई राजधानी है, ये बेटा कोई राजधानी है, तो 3 और ये पहाड़ी से घिरा हुआ। देखो कितना सेफ्टी है। एक और से बेटा इधर से आ रही है गंगा नदी, और इधर से जो आ रही है वो आ रही है सोन नदी, जो साउथ इंडिया से आती है, गंगा में अपना जल मिला देती है। तो नीचे से एक और से ये नदी से घिरा हुआ, और 3 और किससे घिरा हुआ। अब कोई मान लो अटैकर भी अटैक करेगा तो पहाड़ी पे, तो ये ऊंचे वाले एरिया पे तो अपना सैनिक लगाए हुए, नदी जब तक वो पार करेगा तब तक वो हिसाब किताब लगा देगा। तो कहीं ना कहीं इसका नेचर भी जो है ना, इस एरिया का नेचर भी उसी के अनुकूल था, बिंबिसार के अनुकूल। इसी कारण से लगातार ये जीतता चला गया। इसको जीतने में 2 क्षेत्र बड़ा कष्टकारी रहा। एक वैशाली,
वैशाली मतलब बज्जी, बज्जी पे कभी अटैक भी ये नहीं किया। और दूसरा था उज्जैन। उज्जैन का जो राजा था उसका नाम था राजा चंड प्रद्योग, काफी ताकतवर, काफी बुद्धिमान। यह भी चाहता था कि हम अपने साम्राज्य में और महाजनपदा को मिला लें, लेकिन इसके पास हथियार नहीं थे, लोहे थे नहीं, लड़ाई कहाँ से करते। और आप उज्जैन वाला एरिया देखेंगे तो बंजर एरिया, कब तक लड़ाई करेंगे, और वहाँ हरा भरा सब कुछ है। तो इसी कारण से अब भाई राजा है तो राजा अपने मंत्री संतरी तो बनाएंगे, उसमें से एक मंत्री बना दे, जब मेडिसिन मिनिस्टर भी जो भी बने हैं तो मंत्री बनाए थे। मेडिसिन जो मिनिस्टर था, डॉक्टर था, उसका नाम था जीवक। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो उज्जैन का राजा था, राजा चंड प्रद्योग, इसका तबीयत बिगड़ गया था और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये जो जीवक को भेजा, कौन जीवक को भेजा? बिंबिसार। बिंबिसार गया और जीवक उस समय का सबसे बड़ा राज्य वैद्य था। किसको ठीक कर दिया? चंड प्रद्योग से। चंड प्रद्योग को ठीक किया तो दोनों के बीच रिलेशन क्या हो गया? अच्छा हो गया। और इस प्रकार अपने जीते जी यदि देखा जाए तो बिंबिसार जो चाहा लगभग पूरा के पूरा जो है ना, लगभग महाजनपद को मगध के अधीन कर दिया। लेकिन जो इसका बेटा था, किसका बेटा? बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। ध्यान रखना, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। ये भी पूछ दिया जाता है अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। कुणिक ये जो है भाई चाहता था कि जितना जल्दी हो मैं राजा बन जाऊं। अब भाई बाप मरेगा तभी तो राजा बनेगा, लेकिन ये बाप की हत्या कर देता है। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करता है। इसी कारण से कहा, पूछा जाता है कि पितृहीनता वाला वंश किसे कहते हैं? पिता की हत्यारा वाला वंश। तो पिता की हत्यारा वाला वंश हर्यक वंश को कहते हैं। और पितृहीनता का पहला काम अंजाम किसने दिया था? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। क्लियर है यहाँ तक? अब अजातशत्रु के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया वैशाली। अरे भाई इधर यदि देखोगे, जब तक मुख्य रूप से ध्यान रखना, पहले राजगीर है, अभी तक राजगीर रहेगा। ये कंडीशन ध्यान से चीज। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु के समय में पढ़ा चुका हूं, जो पढ़ा चुके हैं दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन हो रहा है, कहाँ हो रहा था? राजगीर में। तो अभी तक राजधानी क्या है? राजगीर। इसका जो है लगाव हो गया था वैशाली, जो बज्जी था ना, बज्जी की शासिका थी जिसका नाम था आम्रपाली। प्यार मोहब्बत का चक्कर था, लेकिन यह माना जाता है यह प्यार मोहब्बत वन साइडेड था, एक तरफा। ये बेचारा है ना तड़ीस के तरह के तड़ीस, ये बेचारा प्यार करता था आम्रपाली से, जो बुक में है ना। अब इसे उतार चढ़ाव करके नहीं, हल्दी मिर्ची लगा करके बढ़ाओ। 16 वर्षों तक ये बेचारा कोशिश किया कि सब कुछ क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। अब मान लो आम्रपाली के साथ शादी हो जाता तो वैशाली को भी मिला लिया जाता, लेकिन 16 वर्ष तक बाद में अजातशत्रु को एक तरह से र्यूमर को यह मालूम चला कि आम्रपाली इसे जो है ना पसंद नहीं करता, किसी और को करता। तो जितने भी उसके मिनिस्टर थे, ताकतवर तो ये था ही, जितने मिनिस्टर थे बज्जी वैशाली के, सभी को अपने पक्ष में कर लिए। कौन? और अटैक कर दिए किस पे? और फाइनली वैशाली को भी यदि पूछा जाए कि वैशाली महाजनपद को किसने मिलाया मगध में, तो अजातशत्रु ने मिलाया। इस लड़ाई के लिए अजातशत्रु 2 नए जो है ना टेक्नोलॉजी भी लाया था मार्केट में। एक का नाम था महाशिलाकंटक और दूसरे का नाम था रंथ मूसक। ठीक है, रंथ मतलब यहां समझना रथ,
ये क्या था जनरली, अब जैसे मान लो लड़ाई हो रहा है, ठीक है, कई मूवी वगैरह में दिखाते रहता है, बाहुबली में भी दिखाया गया वो घूमने सूमने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें मान लो बैलगाड़ी है या घोड़े हैं भाई, जो रथ होते थे, उसमें बड़े बड़े स्टोन होते थे। अब मान लो कोई अटैक करने आएगा तो वो स्टोन अपने आप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो उसके आसपास जितने लोग रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो ये दो टेक्नोलॉजी लाए थे, किसको पराजित करने के लिए, खास करके वैशाली को पराजित करने के लिए, और ये सफल भी हो गया। बाद में आम्रपाली को यह भी मालूम चला कि हमारे ही कुछ मंत्री उसका क्या किया था, सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। दूसरा कॉन्फ्रेंस इसके समय, पहला कॉन्फ्रेंस इसके समय हुआ बौद्ध का, यह मैं बता चुका हूं, और बौद्ध को ये मानता था तभी तो ये कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि इनके पिताजी बिंबिसार वो जैन को मानते थे। ध्यान रखना, यहां से सवाल पूछा जाता है कि अजात शत्रु और महावीर जी के बीच क्या रिश्ता था। फुफेरा भाई बहन का, दोनों फुफेरा भाई का था। बिंबिसार का शादी किसकी बुआ के साथ हुआ था, महावीर की बुआ के साथ, ध्यान रखना। और महावीर जी के पिताजी का नाम क्या, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की कौन हो जाएंगे, सिद्धार्थ के कौन हो जाएंगे भाई, बुआ कब होगा, जब सिस्टर होगी वो। तो महावीर जी की बुआ के साथ बिंबिसार का शादी हुआ, तो अजात शत्रु क्या हो गया भाई, फुफेरा भाई हो गया ना। तो कई बार पूछ दिया जाता है रिश्ते में क्या लगते थे, जैसे आनंद के बारे में बताए थे आप लोगों को, बहुत चचेरा भाई था, वैसे ये कंडीशन है। लेकिन अजात शत्रु के कई पुत्र थे, एक बेटा था उदयन। जैसा करोगे वैसा तो आपको भरना ही है। अजात शत्रु अपने बाप की हत्या किया था। उदयन के दिमाग में यह था कि बाप को तू मारा है तो मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है। और उदयन जो है किसकी हत्या कर देता है, तो पूरे वंश जो नाश होता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। उदयन से एक सवाल आता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि उदयन ने क्या राजधानी चेंज किया था। तो यस, ये आपसे पूछा जाता है कि पहली बार पाटलिपुत्र राजधानी राजगीर से किसने किया था। तो पाटलिपुत्र जो राजधानी किया था वह अजात शत्रु का पुत्र उदयन किया था। क्लियर है यहां तक। बाकी और देखा जाए तो कंटेंट भरे पड़े हैं, कितना करोगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वह मैं आपको समझा दिया हूं। अब आगे देखते हैं क्या है भाई। अब उदयन की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो उदयन अपने बाप की हत्या किया, पाटलिपुत्र राजधानी बना दिया। अब इसका जो सेनापति था उसका नाम था शिशुनाग। किसका सेनापति, उदयन का सेनापति। और इसके सेनापति ने उदयन की हत्या कर दिया और एक नए वंश की शुरुआत होता है, जिस वंश को हम लोग क्या कर देते हैं, नागवंश। इसका टाइम, उसका लास्ट टाइम क्या था, 413। तो 413 हो जाएगा और यह कहाँ तक चलेगा, 343 तक। तो अगला जो वंश आएगा नागवंश। नागवंश में दो महत्वपूर्ण शासक, एक तो मैं बता दिया हूं उदयन की हत्या जिसने किया था शिशुनाग, इसका कोई खास रोल नहीं है। बस ये ध्यान रखना नागवंश का संस्थापक कौन है, तो शिशुनाग है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम क्या होता है, कालाशोक। इसमें भी ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, कंटेंट सीधी सी बात। एक देखें तो बौद्ध का जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, बौद्ध धर्म का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, वह किसके समय हुआ था, कालाशोक के समय। और यह जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। इसका मतलब क्या हुआ, राजधानी चेंज हो चुका है। उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया और नाग ने क्या किया, नाग ने फाइनली वैशाली को राजधानी बना लिया। ठीक है। इसके बाद कालाशोक का जो सेनापति होता है उसका नाम होता है महापद्म नंद।
इतिहासकार का यह मानना है सबसे निम्न कैटेगरी का वंश यही है। क्लियर है? नंद वंश जो आएगा सबसे निम्न कैटेगरी का है। और इस दोनों के तुलना में, किस दोनों के तुलना में? हर्यक और, ऊपर भी देखते रहना, हर्यक और नाग के तुलना में ये अपना एरिया ज्यादा फैलाया, तो कहीं ना कहीं इसमें योग्यता थी। तो महान पद्मनंद हत्या करेगा कालाशोक का, तो एक नया वंश आ जाएगा। ये लास्ट में उठाओ और इस वंश को क्या कह देंगे? नंद वंश। समाप्त कब हो रहा है ये? 343 में ये क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा ये नंद वंश। ठीक है। और राजा अब बनेगा मौर्य डायनेस्टी का, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बनता है? 321 बीसी में। तो इसका टाइम काल जो होगा, समय काल नंद वंश का जो होगा 343 से 321 बीसी। कई जगह 322 भी होता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि भाई जब राजा बनेगा तभी तो अगला डायनेस्टी अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसमें भी महत्वपूर्ण 2 शासक, एक तो महापद्मनंद फाउंडर हो गया। ये जो पूछा जाए कि ये वंश पूर्ण रूप से किस धर्म को मानता था, तो ध्यान रखना जो नंद वंश है, नंद वंश मुख्य रूप से किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को ये मानता था। ध्यान रखना, कई बार एक मूर्ति को लेकर, जैन मूर्ति को लेकर, ठीक है, कई बार, 1-2 बार नहीं, उड़ीसा के शासक और इसके साथ कई बार लड़ाई भी हुआ है जनजाति के बीच। तो ये पूछा जाता है कई बार किसको लेकर? तो एक मूर्ति को लेकर। लेकिन महापद्मनंद के बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम क्या होता है? धनानंद। ये जरूरी पढ़ना होता है। धनानंद एक योग्य शासक, और इसके दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर, या कई बार यह भी आ जाता है राजस्व मंत्री का पद कौन संभाल रहा था? चाणक्य। ध्यान रखना, यहीं से चाणक्य की हिस्ट्री शुरुआत होगी। चाणक्य के बारे में हालांकि मौर्य में ज्यादा पढ़ेंगे। चाणक्य की यदि हम लोग बात करें तो चाणक्य रहने वाले मूल रूप से पाटलिपुत्र, आज का पटना। इनको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं और इनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने एक बुक लिखे हैं जिस बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। लेकिन यह एक जो बुक है यह पॉलिटिकल की बुक है, यह एक राजनीतिक पुस्तक है। राजा का काम क्या होना चाहिए, प्रजा का काम क्या होना चाहिए, एक प्रशासक का काम क्या होना चाहिए, ये सभी के सभी, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है अर्थशास्त्र। राइटर चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, और यह कैसी बुक है? तो पॉलिटिकल बुक है। जब इनके दरबार में या फाइनेंस मिनिस्टर संभाल रहे थे तो बेचारे बचपन से इनका स्वभाव, नेचर कभी बदलता नहीं है। इनका नेचर था गरीबों का दान वगैरह करते रहो। और संयोग से क्या हुआ? धनानंद के समय जो पाटलिपुत्र, ध्यान रखना फिर से राजधानी चेंज हो चुका है, वैशाली से पाटलिपुत्र आ गया, ऐसे चेंज हो रहा है बार बार। अब परमानेंट रहेगा पाटलिपुत्र है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कन्नौज पढ़ेंगे, वो आगे, अब बैक नहीं जाएंगे, वैशाली और राजगीर। अब यहाँ पे देखा जाए तो भाई लगातार अकाल पड़ रहा है, तो राजा भी क्या करेगा? राजा अपने राजकोष में कुछ ना कुछ तो रखेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है? दान कर रहा है। यहाँ हम लोग तो ये एक साइड पढ़ लेते हैं कि भाई चाणक्य को धक्के मार के भगा दिया गया, कुछ तो रीजन होगा। एक मंत्री को बाहर किया गया, कुछ तो रीजन होगा। तो यहाँ पे यह माना जाता है लगातार अकाल पड़ रहा है तो आम जनता में भी भूखमरी, लेकिन राजा अपने पास नहीं रखेगा तो वह भी एक समस्या। तो राजा बार बार समझाते हैं धनानंद को कि भाई एक लिमिट में तुम दो ना, अनलिमिटेड खजाना खोल दिए है ना। अब खजाना खोल देवे तो आम जनता क्या है? लेगा कम, बर्बाद करेगा ज्यादा। इस कंडीशन में त्राहिमाम होने लगा सभी क्षेत्रों में, और लास्ट में बेटा कलंक किस पे आएगा? राजा पे।
अरे एक चीज तू लोग बता, अभी अपने एकेडमी पे कोई दो बच्चा लड़ जाए तो ये बाहर कोई नहीं पूछने वाला है कि फलाना लड़क फलाना, ओ भाई एनपीएस एकेडमी पे लड़ाई हो गया। तो फाइनली बदनाम किसे होना है? राजा को बदनाम होना है। और इसी कारण से भाई राजा है, प्रजा उन्हें सुना रही है तो राजा गुस्से में बोलेगा और सुनना पड़ेगा। ये गुस्से में, हाँ लेकिन क्या हुआ, अत्यधिक ये क्या कर दिए, भरी सभा में इसको बेइज्जत कर दिए भाई। अब चाणक्य का एक ओहदा था, अब भरी सभा में सभी के सामने, और सबसे उच्च पद पे ये बैठा है, मान लो राजा के बाद दूसरा पद यही था, अब भरी सभा में बेइज्जत कर दी। अब बेइज्जत भाई अपनों को ही किया। देखो कॉमन सी बात यदि देखो तो अपने लोगों को ही डांटते हैं, लेकिन वो ले लिए नेगेटिव, भाई बेइज्जती कर दिया। इसी कंडीशन में बुक में लिखा हुआ होता है, वो चोटी बांध लिए, कुल मिलाकर के क्या बांधे नहीं बांधे वो छोड़ो, अपने आप से वो कमिटमेंट कर लिए, प्रॉमिस कि मुझे हर हाल में इस नंद वंश को क्या करना है, समाप्त कर देना। सिंपल सा थॉट। और यही वंश जब एक व्यक्ति बच्चे को खरीदता है 1000 दिनार में, आगे नहीं बढ़ेंगे मौर्य भी, 1000 दिनार में खरीदता है, और तक्षशिला में जब शस्त्र और शास्त्र दोनों की पढ़ाई देता है तो यही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से फेमस होता है। और फिर जो है धनानंद की हत्या 321 बीसी में ये कर देता है, और 321 बीसी में एक नया वंश शुरू हो जाता है जो प्राचीन भारत का सबसे ताकतवर वंश माना गया है, और जिस वंश का नाम होता है मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन होते हैं? क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, ये तो भाई मौर्य जब पढ़ेंगे तब। यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? सिकंदर के बारे में। छोटा पॉइंट, अलेक्जेंडर सिकंदर, नाम ही है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का मतलब महान होता है। सिकंदर के बारे में क्या क्या जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म अभी के डेट में देखोगे तो आप मूल रूप से यदि देखते हैं तो यूरोप में हुआ था, ठीक है। और मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो कहाँ हुआ था भाई? बेबीलोन में, मैसी या मेसोडोनिया, ये आज का बुल्गारिया युगोस्लाविया वगैरह वाले एरिया में पड़ता है। इनके पिताजी का मैं देखा हूँ 1-2 बार क्वेश्चन, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था फिलिप। अरे फिलिप्स बल्ब होता है ना, उससे आप लोग याद रखना इनके पिताजी का नाम। कई बार इनके गुरु का नाम पूछ दिया जाता है, तो गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। क्लियर है? और अरस्तु के गुरु का नाम यदि हम बात करें तो कुछ बुक में प्लेटो, मैक्सिमम में प्लेटो होता है, कुछ में सुकरात भी है। सिकंदर का जन्म यूरोप में हुआ, आज के डेट में बुल्गारिया युगोस्लाविया वाला पार्ट, ठीक है, जिसे उस समय मैसिडोनिया कहते थे। कब हुआ? 356 बीसी में। क्लियर है? और इनके गुरु जो, इनके पिताजी जो थे, सिकंदर के पिताजी फिलिप थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। कहीं कहीं सुकरात प्लेटो ऑप्शन ना हो तो सुकरात मार के भी निकल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बचपन से एक ही लालसा भाई, मुझे पूरे दुनिया को जीतना है, तभी तो इसे विश्व विजेता कहते हैं। अब ये जो है हम लोग अपने भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। अब यहां पे देखो डाउट है, मैं आपको बता देता हूं साफ साफ। ये 2 ईयर जरूर याद रखना। माना जाता है सिकंदर का अटैक भारत पे 326 बीसी या 325 बीसी ईसा पूर्व में हुआ, और पूरे भारत पर यह कभी अटैक नहीं कर पाए। कुछ लोग कहता है कि भारत को जीत लिया, ये बेवकूफ़ी है। बुक में भी कई बार यही लिखा हुआ है, भारत को कभी वो जीत नहीं सका। भारत को जीतने का मतलब यह होता कि वो मगध पे कब्जा कर लेता। वो एक छोटे से राजा को हराया और फुर्र हो गया।
यूं हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सिकंदर जो है फाइनली हार गया और भारत के एक छोटे से शासक से हार गया था। जब ये अटैक किया तो पूछा जाता है, अटैक किया लगातार ये कितने महीने से लड़ाई कर रहा था? तो 18 माह से इसका लड़ाई चल रहा था। एक लंबे समय से लड़ाई करना भी, कब तक करोगे लड़ाई? तो मुख्य जो अटैक भारत की यदि बाउंड्रीज की बात करें तो आज का कौन सा क्षेत्र? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। किस नदी के किनारे है? झेलम। झेलम नदी के इस पार, मतलब पंजाब वाले एरिया में ऊपर जाओगे, ठीक है, और नीचे की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाले नॉर्थ वाले एरिया में कौन बैठा है भाई? तो सिकंदर बैठा है। और नीचे आओगे तो कौन सा एरिया आ गया? पंजाब, हिमाचल प्रदेश वगैरह का। यहां पे एक छोटा सा शासक बैठा है जिसका नाम क्या है? पोरस। इसे पुरु के नाम से भी जानते हैं। अभी तक यह माना जाता है सिकंदर को कोई भी चैलेंज देने वाला शासक नहीं मिला, इसलिए जीतता। एक नहीं होता नाम, समझते हो, एक नाम हवा उड़ गई, अरे भाई यो कर दिया, यो कर दिया, सब बस। अब यहां पे यदि कंडीशन देखोगे तो पहली बार सिकंदर क्या सोचा, ऐसे ही करते करते हम पहुंच जाएंगे कहां? मगध। अब जब ये अफगानिस्तान में घुसता है, अफगानिस्तान से, वहीं से मगध एम्पायर का नाम चलने लगता भाई, मगध महाजनपद की जय। तो उसे कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई इतना बड़ा मगध महाजनपद है, आज तक इतना बड़ा एरिया कभी देखा नहीं था वो, इतने बड़े एरिया राजतंत्र का। अब यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ने लगा और मगध महाजनपद का नारा क्या होगा? बढ़ेगा। पोरस साफ साफ बोला भाई कि भाई हमसे लड़ाई करना पड़ेगा, और लड़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ऐसे नहीं बढ़ने दूंगा। अब इतने समय से वो लड़ाई कर रहा था, उसका क्या कंडीशन है भाई? विनर का विनर होता है भाई, चाहे जो स्थिति में हो। लड़ाई हुआ, कुछ सैनिक इसके पास थे बेचारे, 200, 400, 1000, 2000, और इसके पास कई हजार में। झेलम नदी के किनारे लड़ाई क्या हो गई? शुरू। और लड़ाई बेटा कब हुई है? इस दोनों डेट में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है? इस लड़ाई को कई बार पूछा जाता है, इस लड़ाई को किस नाम से कहते हैं? तो हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच या झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई, हाइडे स्पीच की लड़ाई, जिसमें एक और भारतीय छोटे शासक पोरस था, दूसरे और विश्व विजेता सिकंदर। और माना जाता है सिकंदर का जो मेन घोड़ा था उसका नाम था बुक्का फेला। ध्यान रखना, सिकंदर का जो मेन घोड़ा था उसका नाम क्या था? बुक्का फेला। इस लड़ाई में जैसे हम लोग 1857 की लड़ाई पढ़ते हैं, जब तक लक्ष्मीबाई रानी तब तक नहीं हारी जब तक उसके घोड़े के टांग में न लग गया था गोली भाई। बुक्का फेला इस लड़ाई में मारा गया। अब इमेजिन करो, सिकंदर का खास घोड़ा मारा गया। नो डाउट इस लड़ाई में फाइनल रूप से सिकंदर जीता, लेकिन सिकंदर को पानी पिला दिया कौन? पोरस। अब कहीं ना कहीं इतिहासकार, अब जो विदेशी इतिहासकार है वो क्या कहेगा? सिकंदर जीत गया। अपने इंडियन भी कुछ इतिहासकार ऐसे ही हैं, क्या पता उनको विदेश की चीज खाने में मजा आता है, क्या आता है भगवान जाने। यहां जो है सिकंदर का हिम्मत काम नहीं किया, और सिकंदर खुश होकर के पोरस को बोल दिया भाई मैं तो जीत गया, लेकिन आज तक कोई मर्द पैदा नहीं हुआ था इस तरह से मेरे सामने टक्कर दिया। इसलिए पोरस को जितना एरिया था राजपाट फिर से वापस कौन दे दिया? सिकंदर। और उसके बाद रीजन कुछ भी रहा हो, सिकंदर आगे नहीं बढ़ा और वापस क्या हो गया? बैक चला गया। तो इसमें हम कहां कह सकते हैं कि भाई भारत का शासक हार गया? तो भारत का शासक कभी भी सिकंदर से, अब एक छोटे को तुम हरा दो, मेन हीरो को हराओ भाई, मगध आओ, मेन फाइट हाँ धनानंद के साथ होता तब अलग मैटर था। हो रहा है छोटे के साथ, और वो भी उसकी ऐसी तैसी कर दिया। कहीं ना कहीं इतिहासकार अब यह दिखाता है, विदेशी इतिहासकार, कि भाई तबीयत खराब हो गया, क्लाइमेट नहीं था, अरे रीजन कुछ भी था तो भागा क्यों भाई? अब यहां पे समझदार इसके कई सेनापति थे, जैसे नियारकस पूछा जाता है।
नियार्कस, डाइमेकस, सेल्यूकस, निकेटर, इसके मेन है सेनापति। ये सब डायरेक्ट मना कर देता है कि भाई समय अपने अनुसार से नहीं चल रहा है, चलो कहाँ वापस। तो हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय शासक हार गए थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब ये जब वापस जाएगा तो एक क्वेश्चन पीछे छूट चुका है, मैं पहले उसे क्लियर कराऊं। कई बार यह पूछा जाता है, आप देखे होंगे विश्व की सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा जो है ब्लैक साल्ट, ब्लैक साल्ट समझते हैं ना, काला नमक पाचन शक्ति जल्दी बढ़ाता है भाई, घटाता भी। ब्लैक साल्ट का सबसे बड़ा पहाड़ कहाँ है बताओ? मैं रैप्टा मारूंगा खींच करके अभी। हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत का मैक्सिमम एरिया किस देश में है? पाकिस्तान में। ये पूछा था ब्लैक साल्ट का सबसे बड़ा एरिया। तो हिंदू कुश जो पर्वत है, मान लो ये पहाड़ी है फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें जब जाओगे, जब पहाड़ी में आओगे तो उसे कहते हैं ला, जैसे सिपकिला, बूमला, दर्रा कहते हैं। तो ये पूछा जाता है जब सिकंदर भारत पे आया तो किस दर्रे से आया था? ठीक है, तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, दोनों ऑप्शन आपको बता देता हूं और ये जरूर हमें बताना। क्लियर है? एक है बोलन दर्रा, दूसरा है खैबर दर्रा। मैं आंसर दोनों बता चुका हूं, बस आपको ये पकड़ना है किस रास्ते से आया था। इसी दोनों में से कोई है, जिस रास्ते से वो आएगा उस रास्ते से वो जाएगा नहीं। क्लियर है? तो जिससे आया था मैं ऑप्शन बता दिया, बोलन और खैबर। तो एक रास्ते से ये आया है, उसके दूसरे रास्ते से वो वापस चला गया। माना जाता है कुछ सैनिक जैसे नियार्कस और डाइमेकस, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वाटर मार्ग से गया। माना जाता है जल मार्ग की खोज इतिहास में पहली बार सिकंदर के द्वारा ही किया गया, या सिकंदर के सेनापति के द्वारा। इससे पहले जल मार्ग की उतनी अच्छी तरीके से खोज नहीं हुई थी। उसके बाद एक जो मेन सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, ध्यान रखना ये पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटर को ये कहाँ का राजदूत बना दिया? तो यह अफगानिस्तान, जब हम लोग पढ़ेंगे ना चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आएगा सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि इसी का राजदूत था इंडिका। मेगास्थनीज जो लिखता है, मेगास्थनीज एक बुक लिखता है इंडिका, तो अफगानिस्तान में सेल्यूकस निकेटर को अपॉइंट कर दिया। बेचारा वापस चला गया, तबीयत इसकी बिगड़ गई। और माना जाता है इराक में, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। उस समय इराक को क्या कहा जाता था बताओ? जन्म इनका कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में। इराक को उस समय बेबीलोन कहा जाता था। ठीक है, तो हो सकता है इराक पूछ दे, बगदाद पूछ दे, या आपसे पूछ दे बेबीलोन। तो इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन्हें यहाँ दफनाया नहीं गया। बड़ा विचित्र है, जन्मा कहीं और। देखो ना, यूरोप में जन्मा, एशिया में मरा। अरे भाई इराक, और दफनाया गया अफ्रीका में। क्या पता क्या इसका ट्रेजेडी है, भगवान जाने। इसको दफनाया गया मिस्र में, मिस्र की राजधानी काहिरा, जहाँ पे कौन सिविलाइजेशन था भाई? नील सिविलाइजेशन, इसे इजिप्ट सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और उस समय मिस्र को अलेक्जेंड्रिया के नाम से जानते थे। क्लियर है? तो ये कुछ था अपना किसका? सिकंदर का। बाकी हम लोग अगले क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे और मौर्य शुरू कर। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है पूछो, बताओ कुछ समझ में ना आया तो। बस 3 चीज याद रखना। जन्मा ऐसा भी सवाल दे सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है एक महाद्वीप में जन्मा, दूसरे में मर गया। ऐसा सवाल आपके बुक में नहीं है कहीं, लेकिन मैं एक अनुभव बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा आ जाए। तो विचित्र सवाल है ना? तो ये सब चीज़ ध्यान रखना, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसे लोग वक्त बढ़ाते रहते हैं, सिकंदर ये किया वो किया। भाई फाइटर है, फाइट करेगा। ठीक है, उससे बड़े बड़े फाइटर अपने इंडिया में आ रखे हैं। कोई सवाल तो नहीं है ना? चलो फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं।